तो कहानी शुरू होती है अंकुर से, एक उदास और हताश आदमी जिसे विशाल मेगा मार्ट के लिए फायर लुकआउट गार्ड की अजीब नौकरी मिलती है। वह जंगल में बने एक सुनसान और डरावने गोदाम में पहुंचता है। सब कुछ सामान्य लगता है, सिर्फ मयंक का फोन और अंजलि नाम की एक सहयोगी का रेडियो पर मिलना ही उसे सुकून देता है। लेकिन जैसे ही वह अपनी ड्यूटी शुरू करता है, उसे एक हस्तलिखित नियमों की सूची मिलती है जो मुस्कुराती हुई महिला से बचने के लिए बनाई गई थी। अंकुर पहले इसे मजाक समझकर अनदेखा कर देता है। रात के अंधेरे में उसे गोदाम के दरवाजे पर खरोंच की एक अजीब और लयबद्ध आवाज सुनाई देती है। जब वह नियमों को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसे रेडियो बंद करके छिपना होगा। आवाज तेज हो जाती है, जैसे कोई उसके पास आ रहा हो। डर से कांपते हुए वह अपने कपड़ों में छिप जाता है और खरोंच की आवाज शांत होने का इंतजार करता है। क्या यह सच में कोई जानवर था या कोई भयानक चीज? क्या अंकुर की पहली रात की ड्यूटी ही उसकी आखिरी होगी? मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। मुझे अपना मन बनाना है। क्या मैं अपने कपड़ों के नीचे रहूं या भागूं? नियम 6। नियम 9। मुझे अपने कपड़ों के नीचे हल्की सी खिंचाव महसूस होता है। यह एक मुश्किल खिंचाव नहीं था और यह सिर्फ 1 सेकंड तक चला। इसके बाद एक दूसरा खिंचाव जो पहले वाले से थोड़ा मुश्किल था। मैंने नियम 9 को चुना। पूरी तेजी से मैं अपने बिस्तर से कूदता हूं और मैं दरवाजे से बाहर भागता हूं जैसे ही वह मेरे पीछे बंद होता है। मुझे वह नहीं दिखती। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सौभाग्य से मैं पहले से ही अपने जूते पहने हुए था। मैं टावर के आधे रास्ते में हूं और मुझे अपने ऊपर एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। दरवाजा जोर से बंद हो रहा है क्योंकि वह झोंपड़ी से बाहर निकल रही है। मैं अपने टावर के नीचे हूं और मुझे अपने ऊपर कदमों की आवाज सुनाई देती है। वह टावर के आधे रास्ते में है। मैं रास्ते की तरफ भाग रहा हूं और मुझे अपने पीछे मिट्टी और घास के हिलने की आवाज सुनाई देती है। वह टावर के नीचे है। मैं बंकर की तरफ भाग रहा हूं। मेरे पीछे की आवाज तेज हो जाती है। वह मेरा पीछा कर रही है। वह रास्ते पर है। मैं बंकर तक पहुंचता हूं और जल्दी से उसे खोलता हूं। मैं सीढ़ी पर झूलता हूं और अपने ऊपर का दरवाजा बंद कर लेता हूं। मुझे वह सुनाई देती है। वह ऊपर लकड़ी और उसके चारों ओर घास पर घूम रही है। उसकी धीमी आहें मुझे जमा देती हैं, जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि वह दर्द से कराहती है। मैं बंकर के कोने में हूं। मैं दरवाजे की तरफ देख रहा हूं, लेकिन अंधेरे की वजह से उसे देख नहीं सकता। वह अभी भी मेरे ऊपर है। मुझे उसकी हरकतें सुनाई देती हैं। वे तेज, अचानक झटके और धीमी, लगभग भ्रमित हरकतों का मिश्रण है। शायद उसने मुझे बंकर में जाते हुए नहीं देखा। शायद उसे इसके बारे में पता भी नहीं है। या क्या वह अंदर नहीं आ सकती? क्या हर्षित अपनी रातें यहीं गुजारता था जब वह टावर पर नहीं होता था? अंजलि ने कहा था कि वह नहीं जानती थी कि वह अपनी कुछ रातें कहां गुजारता था। क्या यह यहां था? मुझे अब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। लगभग 20 मिनट हो गए हैं। मुझे लगता है कि मेरे ऊपर का प्राणी चला गया है, लेकिन मैं बेवकूफ बनना बंद कर चुका हूं। मैं सुबह तक यहीं रहूंगा। आखिरकार मैं पास के पेड़ों से टकराती हुई हवा की शांत आवाज में सो जाता हूं। पिछली रात बहुत मुश्किल थी। अपने जांच करने के फैसले पर वापस देखता हूं तो मुझे बेवकूफ महसूस होता है। मुझे यकीन नहीं है कि यह मेरी नींद की कमी की वजह से था या उसने मुझ पर किसी तरह का जादू कर दिया था। लेकिन मैं फिर कभी ऐसे फैसले नहीं लूंगा। मैं नियमों का सख्ती से पालन करूंगा। सुबह हो चुकी है। मैं अभी भी बंकर में हूं। आखिरकार मैं अपने ऊपर का दरवाजा उठाने और झांकने की हिम्मत जुटाता हूं। इतने लंबे समय तक अंधेरे में रहने के बाद सूरज की रोशनी से आंखें चौंधिया जाती हैं। सब कुछ साफ लगता है। चौकस होकर मैं बाहर निकलता हूं और अपने टावर की तरफ जाता हूं। मैं तेजी से अपने टावर की सीढ़ियां चढ़ रहा हूं जब मुझे अपने पीछे एक आवाज सुनाई देती है, हे। मैं डर जाता हूं। मैं घूमता हूं और लगभग सीढ़ियों से गिर जाता हूं। टावर के आधार पर एक लड़की खड़ी है, एक सामान्य दिखने वाली लड़की। उसके भूरे बाल हैं, चश्मा लगा है और उसने एक बड़ा बैग टांग रखा है। उसने हाइकिंग के कपड़े पहने हैं और वह मेरी तरफ मुस्कुरा रही है। ओह, माफ करना तुम्हें डराने के लिए, वह कहती है।
नमस्ते, मैं सामंथा हूं सैम। मैं अभी भी उसे घूर रहा हूं, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। मयंक की बेटी, वह समझाती है, मैं यहां तुम्हारा खाना भरने आई हूं। अंजलि ने यह नहीं बताया कि मयंक या उसका बेटा इसके लिए यहां होगा। एक बेटी का कोई जिक्र नहीं था। हे! मेरी आवाज लड़खड़ा गई। माफ करना, तुमने मुझे डरा दिया। मैं अंकुर हूं। नमस्ते सैम, वह फिर से कहती है, अभी भी मुस्कुरा रही है। क्या तुम ठीक हो? मैं सिर्फ एक कमजोर मुस्कान दिखाने की कोशिश करता हूं। तुमने बस मुझे डरा दिया, बस इतना ही। मैंने सोचा कि यह मयंक या उसका बेटा होगा जो यह करता है। वह हंसती है। ओह, आमतौर पर वही होते हैं। मैंने बस हाल ही में मदद करना शुरू किया है। मुझे लगता है कि तुम आज मेरी पहली रुकने की जगह हो। तुमसे मिलकर अच्छा लगा अंकुर। अब अंधेरा हो रहा है। मैं इन जंगलों में क्या हो रहा है यह पता लगाने के लिए दृढ़ महसूस कर रहा हूं। गलत मत समझना, मैं डरा हुआ हूं, लेकिन मैं बुरे फैसले लेने से थक गया हूं। जहां तक मुझे पता है, मैं अकेला हो सकता हूं। मुझे नहीं पता कि किस पर भरोसा करना है। अंजलि, शायद मुझे सोने जाने से ठीक पहले उससे मिलने की जरूरत होगी। मैं उसे रेडियो करता हूं और उससे कुछ पूछता हूं। हे अंजलि, मैं कहता हूं, क्या मयंक की कोई बेटी है? हे अंजलि 1 मिनट बाद जवाब देती है, मैं तुम्हें गुड नाइट रेडियो करने ही वाली थी। मुझे उस बारे में ज्यादा यकीन नहीं है। मैं सिर्फ उसके बेटे से मिली हूं। क्यों? ओह, मैं बस सोच रहा था। क्या तुम ठीक हो अंकुर? क्या कुछ और हुआ है? हाँ, मैं ठीक हूं अंजलि। गुड नाइट। मैं अभी भी बहुत डरा हुआ हूं, लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। ये नियम मेरी जीवन रेखा है। वे मुझे जिंदा रखेंगे, इसलिए मुझे उनका पालन करना होगा। मैं अब पहले से कहीं ज्यादा यह जानता हूं। मैं आज रात सोते समय अपने जूते पहने रहूंगा, बस अगर मुझे जाने का फैसला करना पड़े। मैं अपनी मुख्य लाइट बंद करने से पहले लैंप चालू करता हूं। मैं लगभग 30 मिनट से बिस्तर पर लेटा हुआ हूं जब मुझे वह सुनाई दिया। फिर से खरोंच की आवाज। नियम 7, अगर तुम्हें किसी भी समय कोई खरोंच की आवाज सुनाई दे, चाहे वह तुम्हारे गोदाम पर हो या बाहर, तो सभी रेडियो बंद कर दो और जब तक खरोंच की आवाज बंद न हो जाए तब तक अपने कपड़ों में छिप जाओ। खरोंच की आवाज धीमी है। ऐसा लगता है कि यह कहीं सीढ़ियों से आ रही है। अगर आउटहाउस के पास से नहीं तो। तुरंत मैं अपने बड़े रेडियो की तरफ भागा और उसे बंद कर दिया। मैंने जांच की कि मेरा छोटा रेडियो बंद है, जो कि है। मैं तेजी से अपने बिस्तर पर वापस आया और मैं कपड़ों के नीचे चला गया। खरोंच जारी है। हर खरोंच तेज होती जाती है। हर खरोंच धीमी और लंबी है, जो लकड़ी के तख्ते पर नाखूनों की आवाज की नकल करती है। हर खरोंच के बाद लगभग 10 सेकंड का सन्नाटा होता है और फिर एक और खरोंच, जो पिछली बार से ज्यादा नजदीक लगती है। जल्द ही खरोंच ऐसा महसूस होती है जैसे यह मेरे ठीक बगल में है, लगभग जैसे यह मेरे बिस्तर के फ्रेम पर है। मैं अपनी सांस रोक लेता हूं और अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। यह कोई नियम नहीं है, मैं बस बहुत डरा हुआ हूं। अगली खरोंच बाकी सबसे ज्यादा लंबी है। यह या तो मेरे बिस्तर के फ्रेम पर है या मेरे झोंपड़ी के दरवाजे पर। मुझे नहीं पता। मैं सीधा नहीं सोच सकता, लेकिन मैं हिलने वाला नहीं हूं। खरोंच अब लगभग 15 मिनट से बंद हो गई है। मैं सिर्फ नीचे पेड़ों की सरसराहट सुन सकता हूं, क्योंकि हवा उनसे गुजरती है, जिससे मेरे दिल के ठीक बगल में एक भयानक सी आवाज आती है। मैं पहले ही बाकी रात के लिए अपने कपड़ों के नीचे रहने का फैसला कर चुका था। बस अगर कुछ हो जाए। जब मुझे एक और आवाज सुनाई दी, धीमी कदमों की आवाज। हर तेज कदम की आवाज बढ़ती जाती है, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि वह सीढ़ियों से भाग रही थी। मेरी घबराहट में मैं नियम भूल गया। स्वाभाविक रूप से मैं बिस्तर से बाहर कूदता हूं और अपनी मुख्य लाइट के स्विच की तरफ भागता हूं। मैं इसे चालू करता हूं और दौड़ना तुरंत बंद हो जाता है। मैं जम गया हूं। अपने लाइट स्विच के पास खड़ा हूं, किसी चीज के होने का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन कुछ नहीं होता। शांति। मैं नियमों की सूची की तरफ जाता हूं, जिसे मैंने अपने बिस्तर के बगल में रखा था। मैं इसे उठाता हूं और जांच करता हूं कि क्या मैंने सही काम किया है। नियम 5, रात में अगर तुम्हें किसी के सीढ़ियों से ऊपर आने की आवाज सुनाई दे, तो भी सुबह तक मुख्य लाइट चालू कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो और वह ऊपर पहुंच जाती है,
तो बहुत देर हो चुकी होगी। भगवान का शुक्र है कि मुझे पता था कि मेरी मुख्य लाइट एक से ज्यादा नियमों में शामिल थी और मुझे बहुत राहत मिली कि मैंने सही चुना था। मैं अपने टावर के चारों ओर बालकनी में देख रहा हूं और मुझे कुछ नहीं दिखता। मैं सीढ़ियों के ऊपर की तरफ देखता हूं, जहां मुझे लगता है कि यह एक अनंत काल है, लेकिन कुछ नहीं होता। कुछ भी ऊपर नहीं आता है। मुख्य लाइट की तेज चमक की वजह से नीचे के आसपास के जंगलों में देखना असंभव हो जाता है। मैंने सोचा, जैसा कि मैं अपनी मेज पर बैठा था, उसे मेरे सीढ़ियों से ऊपर दौड़ने की कोशिश किए हुए लगभग 2 घंटे हो गए हैं और मैं आज रात सो नहीं पाऊंगा। इसीलिए मैं अपने समय का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करता हूं। मैं आसपास के इलाकों के नक्शों को गहनता से पढ़ रहा हूं, अपने टावर के आसपास के रास्तों को अपनी हथेली की तरह सीख रहा हूं। हालांकि मैंने कुछ नया भी सीखा है। मैं अगले सबसे नजदीकी टावर का रास्ता सीख गया। यह बहुत मुश्किल नहीं है। हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि मैं अंजलि पर भरोसा कर सकता हूं। मैं वास्तव में उससे मिलना चाहता हूं। मैं उसे खुद देखना चाहता हूं और रेडियो के पीछे छिपने के बजाय आमने सामने खुलकर बात करना चाहता हूं। मैंने तय किया है कि कल मैं अंजलि के टावर पर जाऊंगा। मैं सुबह जल्दी उठता हूं। मैं सिर्फ कुछ घंटों ही सोया हूं, लेकिन यह काफी होगा। वास्तव में मैं इतना प्रेरित हूं कि मुझे इसका एहसास भी नहीं होता। मैं एक हल्का बैग पैक करता हूं, कुछ खाना, पानी, टॉर्च, रेडियो, अपना नक्शा और अपनी मचेटी। मैं कैमरा भी लाता हूं ताकि अंजलि इस बात की पुष्टि कर सके कि तस्वीरों में दिख रहा आदमी वास्तव में हर्षित है। सूरज की रोशनी पेड़ों के ऊपर से झांक रही है, लेकिन मैंने कभी भी सूर्योदय की सुंदरता को वास्तव में नहीं देखा था। मैं आमतौर पर या तो सोता रहता हूं या डर से पागल होता हूं, लेकिन यह सुंदर था। मैंने अंजलि को यह नहीं बताने का फैसला किया कि मैं आ रहा हूं। हालांकि मुझे उस पर कुछ हद तक भरोसा है, लेकिन मैं उसे मेरे ठिकाने के बारे में नहीं बताना चाहता, जिससे उसे कुछ भी बदलने का मौका मिले, बस अगर कुछ हो जाए। मैं अपने जूते पहनता हूं और अंजलि के टावर की तरफ ट्रैक करना शुरू कर देता हूं। इसमें सिर्फ 3 घंटे लगने चाहिए। रास्ता अपेक्षाकृत सीधा था और नक्शे को देखते हुए मुझे बहुत ज्यादा खड़ी चढ़ाई या कुछ और नहीं करनी पड़ती। जैसे ही मैं अपने क्षेत्र से बाहर और अंजलि के क्षेत्र में जाता हूं, मुझे एक बड़ा अंतर महसूस होता है। हर लुकआउट का अपना क्षेत्र होता है, जहां उन्हें रास्तों को बनाए रखना होता है और अपने क्षेत्र के भीतर आने वाली किसी भी समस्या से निपटना होता है। हालांकि जैसे ही मैंने अंजलि के क्षेत्र में प्रवेश किया, मैंने देखा कि उसके रास्ते अच्छी तरह से बनाए नहीं रखे गए थे। सच कहूं तो उन्हें बिल्कुल भी बनाए नहीं रखा गया था। अतिवृष्टि वाले पेड़, झाड़ियां और वनस्पति ने मुझे मचेटे लाने के लिए शुक्रगुजार कर दिया, क्योंकि मैं रास्तों को साफ कर रहा था। यह एक थकाऊ काम था, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करना चाहता था कि रास्ते भागने के लिए काफी साफ हों, अगर मुझे अचानक जरूरत पड़े। मैं बस अपनी प्रेरणा खो रहा था और मुझे भूख लगने लगी थी जब मैं उसके टावर पर पहुंचा। रास्तों को साफ करने में जो काम मैंने किया था, उसकी वजह से इसमें लगभग 5 घंटे लगे थे। लेकिन मैं अब यहां हूं। टावर बिल्कुल मेरे जैसा है, वही लेआउट जिसमें 4 खंभों के ऊपर झोंपड़ी है, जो जंगल में एक छोटे से खुले हिस्से में स्थित है। उसका आउटहाउस दूसरी तरफ था, लेकिन उसका फूड बैंक मेरे टावर के आधार से ठीक बाईं तरफ था। हालांकि एक बहुत बड़ा अंतर था जो मैंने तुरंत देखा। यह क्या है? उसके टावर से लगभग 50 फुट की दूरी पर एक विशाल अलाव के अवशेष, जो पत्थरों से घिरे हुए थे। ऐसा लगता है कि किसी ने इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था, यह देखते हुए कि हमारा काम यह सुनिश्चित करना है कि जंगलों में बिल्कुल भी आग न लगे। यह थोड़ा अजीब है ना? मैं टावर की तरफ जाता हूं। मैं ऐसा करते हुए अपेक्षाकृत शांत हूं, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वह सोचे कि मैं मुस्कुराती हुई महिला हूं जो उसकी सीढ़ियों से ऊपर भाग रही है, लेकिन ज्यादातर इसलिए क्योंकि मैं घबराया हुआ हूं। ऊपर पहुंचने पर मैं पहले ही देख सकता हूं कि टावर में कोई नहीं है। वास्तव में ऐसा लगता है कि इसमें कभी कोई नहीं है। झोंपड़ी के ऊपर पुराने घोंसले हैं, बाड़ पर पुराने जाले हैं और हर जगह धूल है। मैं दरवाजा खोलने जाता हूं। यह बंद है। यह अजीब है। मेरे टावर में तो ताला भी नहीं है। मैं शीशे से झांकता हूं, खिड़की के अंदर धूल की मोटी परत से देखने की कोशिश करता हूं। अंदर अंधेरा है, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा अंधेरा। मैं मेज पर रखे मुख्य रेडियो को देख सकता हूं,
जिसके बगल में अखबारों और शीशियों का एक ढेर है। बिस्तर अस्त व्यस्त बिखरा हुआ है। बिस्तर के नीचे से एक बैग झांक रहा है। मेरे अंदाजे से यह एक रक्सैक है। जहां तक मैं देख सकता हूं, कोई किताब नहीं है, न कोई ताश के पत्ते। दिन के दौरान खुद को व्यस्त रखने के लिए कुछ भी नहीं है। वह कैसे ठीक रहती है। मैंने उसे रेडियो करने का फैसला किया। मैं उससे मिलने के लिए इतना लंबा रास्ता तय करके यहां नहीं आया हूं। मैं अपना रेडियो उठाता हूं। अंजलि, अंदर आओ। हे, एक तेज जवाब। अंकुर। हे, मैं बस सोच रहा था, मैं कहता हूं। हाँ, मैंने तुम्हें यह बताने से पहले जांच करने का फैसला किया कि मैं यहां हूं। तुम कहां हो? ओह, मैं अपने टावर में हूं। क्यों? वह जवाब देती है। क्या चल रहा है? मुझे यकीन है कि यह सही टावर है। यह उसका टावर है। मैं इसमें देख रहा हूं और कोई नहीं है। वह मुझसे झूठ बोल रही है। कुछ नहीं। मैं झूठ बोलता हूं। अपनी कांपती हुई आवाज को आत्मविश्वास से छिपाने की कोशिश करता हूं। बस, मेरे क्षेत्र के किनारे पर कुछ कैंपर हैं। मैं उनसे निपट लूंगा। कोई जवाब नहीं। क्या उसने मेरी बात मान ली? क्या वह मुझ पर विश्वास करती है? जवाब दो अंजलि। मुझे यह जानना जरूरी है कि तुम मुझ पर विश्वास करती हो या नहीं। कूल। अच्छा है अंकुर, इसके लिए धन्यवाद। ठीक है, भगवान का शुक्र है कि उसने मुझ पर विश्वास किया, मैंने सोचा। मैंने टावर से नीचे जाने का फैसला किया और मैं पास के एक पेड़ पर इंतजार करूंगा। मैं इसकी जांच करना चाहता था। शायद वह बस टावर की तरफ जा रही थी, इसलिए उसने कहा कि वह पहले से ही वहां थी। यह सिर्फ एक गलतफहमी हो सकती है। तो मैं इस स्थिति की जांच करूंगा और देखूंगा कि क्या होता है। 30 मिनट से ज्यादा हो गए हैं। उसका कोई निशान नहीं मिला। वास्तव में किसी भी चीज का कोई निशान नहीं मिला। यह इलाका पूरी तरह से शांत है, पूरी तरह से सुनसान। जानवरों की सरसराहट कहां है? दूर के हाइकर्स की आवाज कहां है? यह बहुत शांत है, बहुत ज्यादा शांत। इंतजार के दौरान मैंने खुद से कहा कि अगर वह जल्द ही वापस नहीं आती तो मैं उसके टावर में घुस जाऊंगा। मुझे नहीं पता कि यह गैर कानूनी है या नहीं। तकनीकी रूप से यह मेरे मालिक की संपत्ति है ना? मुझे लगता है कि यह गैर कानूनी है, लेकिन मुझे जांच करनी होगी और मुझे अंधेरा होने से पहले इसे जल्द ही करना होगा। मैं अपनी मचेटी के निचले हिस्से से दरवाजे पर मारता हूं और दरवाजे के ठीक ऊपर की जोरदार आवाज भयानक सन्नाटे को तोड़ती है, जिसके बाद दरवाजे के खुलने की चरचराहट होती है, जिससे मैं 1 सेकंड के लिए जम जाता हूं, क्योंकि मैं कुछ होने का इंतजार करता हूं। कुछ नहीं। मैं अंदर जाता हूं। धूल मुझ पर पड़ती है और मैं खुद को खांसने से रोकता हूं। मुझे चुप रहना है और मुझे तेज रहना है। झोंपड़ी का अंदर का हिस्सा ठंडा है, बाहर के तापमान से अजीब तरह से ज्यादा ठंडा है। मैं अखबारों और फाइलों के ढेर की तरफ चलता हूं। पहले अखबार की हेडलाइन मुझे ठिठुरा देती है। बहन हाइकर गायब। मैं लेख को सरसरी निगाह से पढ़ता हूं। यह इन जंगलों के बारे में है। 2 बहनें गायब। ओह, क्या यह अंजलि की बहन थी? उसने मुझे सिर्फ एक बहन के गायब होने के बारे में बताया था। क्या वह दूसरी थी? यह कोई मतलब नहीं रखता। मैं बाकी अखबारों को देखता हूं, जो ज्यादातर यही दोहराते हैं कि 2 बहनें अभी भी गायब थीं, जब तक कि 3 हफ्ते तक गायब रहने के बाद एक बहन मिली नहीं मिला। लेख में लिखा था कि एक बहन जिंदा और ठीक ठाक मिली थी, लेकिन दूसरी अभी भी गायब थी। इसमें लिखा है कि वे जंगल में खो जाने के बाद अलग हो गई थीं। उसने यह नहीं बताया था कि वह भी खो गई थी, अगर यह उसके बारे में था। क्या उसने इसे बहुत ज्यादा व्यक्तिगत माना या उसने झूठ बोला? मैं अपना ध्यान फाइलों की तरफ करता हूं। एक कागज के अंदर अंकुर की हेडलाइन है। यह क्या है? उसके नीचे मेरे बारे में जानकारी। जानकारी जो मैंने उससे अपने तलाक और नौकरी लेने की वजह के बारे में साझा की थी। मेरी उम्र, मैं कैसा दिखता हूं। शायद वह इन्हें इसलिए रखती थी ताकि वह भूल न जाए। यह दोस्ताना होने का एक अजीब तरीका है। रुको, उसे कैसे पता था? हम कभी नहीं मिले। उसे कैसे पता कि मैं कैसा दिखता हूं? यहां कुछ अजीब चल रहा है। मैं अपना ध्यान बिस्तर के नीचे बैग की तरफ करता हूं। यह एक बड़ा रक्सैक है, गहरा नीला। मैं इसे बाहर निकालता हूं और इसे खोलता हूं। अंदर कपड़े हैं। वे पुरुषों के कपड़े लगते हैं। टी शर्ट, हाइकिंग पैंट, एक रेन जैकेट।
मैं और गहरा खोदता हूं। मुझे एक हथौड़ा और फिर एक रिंच मिलता है। यहां कुछ भी असामान्य नहीं है। अगली चीज जो मैं बाहर निकालता हूं वह एक धूप का चश्मा है और किनारे पर RS के शुरुआती अक्षर हैं। यकीनन अंजलि के नहीं, बल्कि किसी के तो हैं। मैं अपना हाथ बैग के नीचे डालता हूं और मुझे एक छोटी धातु की चीज महसूस होती है। मैं इसे बाहर निकालता हूं और यह एक पॉकेट नाइफ वर्क है। यह एक बहुत अच्छा चाकू है। ऐसा लगता है कि किसी ने इसे व्यक्तिगत रूप से डिजाइन किया था। इसमें एक सुनहरी रूपरेखा है और इसके बीच में लहरदार चांदी और काले डिजाइन का मिश्रण है। इसमें कुछ भी उकेरा गया है, बहुत छोटे अक्षरों में। मेरे प्यार के लिए तुम्हारे हर्षित। यह क्या है? उसके पास हर्षित का चाकू क्यों है? क्या यह उसका सामान है? क्या उसका सामान उसके गायब होने के बाद यहीं चला गया था? मैं कुछ भी नहीं ले रहा हूं। उसे पता चल जाएगा कि मैं यहां था, लेकिन मैं यहां से निकल रहा हूं। मैं सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा हूं। जैसे ही मैं जाने के लिए खड़ा होता हूं, मुझे अपने पीछे एक परिचित आवाज सुनाई देती है। अंजलि की आवाज। जानते हो, वह चाहती है कि हम तुम्हें हंसाएं। मैं पीछे घूमता हूं। मेरे और दरवाजे के बीच एक महिला खड़ी है। वह मुझसे थोड़ी छोटी है। उसके बाल बिखरे हुए हैं, जो हर तरफ से बाहर निकले हुए हैं। उसके कपड़े, लंबी हल्की भूरी हाइकिंग पैंट, पुरानी गंदगी और दाग से खराब हो गए हैं। इसी तरह उसकी हल्की लाल चेकर शर्ट बेहतर दिनों में देखी गई लगती है। झुर्रीदार, गंदी। उसकी एक आस्तीन के अंत से एक फटा हुआ हिस्सा निकल रहा है। उसका चेहरा सामान्य या कम से कम इंसान जैसा है। उसकी आंखों की चमकीली नीली पुतलियां लाल और रक्तस्रावी परिवेश के विपरीत थीं। ऐसा लगता है कि वह हफ्तों से नहीं सोई है। उसकी उन्मादी आंखें पागलपन की चीखें निकाल रही हैं। वह मुझ पर पागलों की तरह देख रही है। उसके हाथ उसके बगल में लटके हुए हैं। उसका कमजोर शरीर कुपोषण का है, परित्याग का है। आह, अंजलि, मैं हकलाता हूं। क्या मतलब है तुम्हारा? वह मुझे हंसाना चाहती है? वह बस चाहती है कि तुम मुस्कुराओ। अंजलि जवाब देती है, अभी भी अपनी पागलपन भरी नजर से मुझे घूर रही है। ठीक है अंजलि, क्या हो रहा है? मैं आत्मविश्वास से काम लेने की कोशिश करता हूं। क्या तुम ठीक हो? अंजलि बिस्तर की तरफ चलती है। मैं ऐसा करते हुए झोंपड़ी के चारों ओर घूमता हूं। मैं अब दरवाजे के पास हूं। एक अच्छी शुरुआत। वह बिस्तर पर बैठ जाती है और धूल भरे फर्श की तरफ देखती है। मैं उसकी आंखों से एक आंसू को बहते हुए देखता हूं। यह एक टूटी हुई महिला है। हम गायब हो गए, अंजलि धीरे से कहती है। हम दोनों और मैं बच गई और वह नहीं। मैं उन्हें यह नहीं बता सकती थी कि मैंने क्या किया, लेकिन यह बुरा था। और अब वह चुप हो गई। तुमने क्या किया अंजलि? मैं किसी भी पल अपनी मच्छेटी लेने के लिए तैयार हूं। हम खो गए थे और हम बहुत लंबे समय तक खोए रहे। वह मुझसे कहती रही कि सब ठीक हो जाएगा। सुनो, वे हमें ढूंढ लेंगे अंजलि। लेकिन उन्होंने बहुत लंबे समय तक नहीं किया और मुझे बहुत भूख लगी। वह हमेशा इतनी सकारात्मक थी, हमेशा मुस्कुराती रहती थी। लेकिन खाना, हम कुछ भी नहीं पकड़ पाए। कुछ भी काम नहीं आया। हमने कोशिश की। अंकुर, मैं कसम खाती हूं, हमने कोशिश की, अंजलि ने कहा। उसकी आवाज खत्म हो रही थी। ठीक है अंजलि, मैं जानता हूं तुमने कोशिश की। क्या हुआ? उसने ऊपर देखा। मैं चौंक गया, लेकिन वह बस बोलना जारी रखा। वह मेरी तरफ मुस्कुरा रही थी जब मैंने उसे धक्का दिया। मैंने उसे दूर तक धक्का दिया। यह कमजोरी का एक पल था, भूख का एक पल। वह बहुत दूर गिर गई। उसकी बाहें, वे टूट गईं। वह हिल नहीं रही थी। मुझे बहुत भूख लगी थी। वह वापस जमीन की तरफ देखती है। वह ऐसे ही मर गई जैसे वह जीती थी, मुस्कुराते हुए। मेरा पेट मरोड़ खा रहा था। उसने अपनी ही बहन को मार डाला। मैंने सुना है कि भूख आपको पागल कर देती है। मैंने सुना है कि यह आपको खाने के लिए कुछ भी करने पर मजबूर कर देती है। लेकिन जब मैंने उसे धक्का दिया तो मैं ऐसा नहीं कर पाई। उसने एक बार फिर मेरी तरफ देखा। उसकी अदरवाइज पागल आंखों में आंसू भरे थे। और अगले दिन उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। मेरा पेट बैठ गया। उन्होंने उसे एक दिन बाद ही ढूंढ लिया। हालांकि मैं उससे डरा हुआ था। मुझे अंजलि के लिए सहानुभूति महसूस हुई। मैं उसके साथ नहीं रह सकता था।
एक पागलपन का पल मेरे जीवन को हमेशा के लिए परिभाषित कर रहा था। और फिर उसने मुझे ढूंढ लिया। अंजलि ने फुसफुसाया, क्योंकि उसने वापस जमीन की तरफ देखा। एक और आंसू उसके गाल से लुढ़क रहा था। किसने तुम्हें ढूंढा? मैंने पूछा। उम्मीद कर रहा था कि वह नहीं कहेगी जो मैं सोच रहा था। मेरा खून जम गया। मेरी बहन, अंजलि ने बुदबुदाया, अभी भी मुस्कुरा रही है, अभी भी भूखी है। वह मुझसे बदला ले रही है और वह तुमसे बदला ले रही है। अंजलि खड़ी हो गई और वापस मेरी तरफ देखा। तुम सभी से। मैं एक छोटा कदम पीछे हटता हूं, झोंपड़ी से बाहर निकलता हूं, अपनी आंखें अंजलि से नहीं हटाता। मैंने क्या किया? मैं पूछता हूं। वह तुम सभी को दोषी ठहराती है। तुम उसे ढूंढ नहीं पाए। उसे ढूंढना तुम्हारा काम था। इसके बजाय उसने मुझे ढूंढा और मैं उसे फिर से नहीं खोऊंगी। अंजलि धीरे धीरे मेरी तरफ चलने लगी। यहां, अंजलि, मैं यहां काम भी नहीं करता था। मैं इन जंगलों में कभी नहीं आया था। मैं घबराने लगा, क्योंकि मैं कदम पीछे हटा रहा हूं। अंजलि, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। हम तुम्हें बाहर निकाल सकते हैं। वह हर बार ज्यादा भूखी हो जाती है। वह अब कभी संतुष्ट नहीं होती। कोई बाहर नहीं निकल सकता। जैसा कि उसने यह कहा, मुझे पता था कि ये आसपास के जंगल इतने शांत क्यों थे। हर्षित ने भी 10 नियम बनाए थे और वह फिर भी आखिरकार उसके पास पहुंच गई। नियम जो मैं भी नहीं बना सकता था। अंजलि पहली बार मुस्कुराने लगती है। और अंकुर, वह अब बहुत भूखी है। वह एक तेज नुकीली चीख के साथ मुझ पर झपटती है। उसकी बाहें बाहर फैली हुई हैं। उसके कमजोर शरीर को काबू करना आसान है। मैं एक तरफ लुढ़कता हूं और एक तेज हरकत से उसे मुझसे दूर धकेलता हूं। वह लड़खड़ाती है और उसका पैर बालकनी से फिसल जाता है। वह अपना संतुलन खो देती है, लकड़ी के फर्श पर एक धम्म से गिरती है और फिर टावर से नीचे गिर जाती है। यह सब इतनी तेजी से हुआ। मैं उसे धक्का देने के कारण फर्श पर गिर गया, ज्यादातर सदमे से। मैं उसे नीचे जाते हुए किसी चीज से टकराते हुए सुनता हूं, शायद सीढ़ियों से, जिसके बाद एक जोरदार धम्म की आवाज आती है, क्योंकि वह नीचे जमीन पर मिलती है। वह गिरते समय एक बार भी नहीं चीखी। ओह, मैंने उसे मार डाला। हे भगवान! मैं अपने पैरों पर स्क्रैम्बलिंग करता हूं और मैं सीढ़ियों से नीचे भागता हूं, उम्मीद करता हूं कि वह मर नहीं गई है। जब मैं नीचे पहुंचता हूं तो मैं उसे टावर के आधार से लगभग 10 फीट की दूरी पर देखता हूं। वह मुंह के बल गिरी हुई है। उसकी बाहें टूटी हुई और मुड़ी हुई हैं। उसके सिर से खून का एक छोटा सा गड्ढा रिस रहा है और नीचे की मिट्टी को खिला रहा है। वह हिल नहीं रही। मैं वापस अपने टावर की तरफ भाग रहा हूं। सिर्फ तब रुकता हूं जब मैं थक जाता हूं। मुझे अंधेरा होने से पहले वहां पहुंच जाना चाहिए। इसे भूल जाओ। मैं इन जंगलों से बाहर निकल रहा हूं। अंजलि पागल है। उसने मुझ पर हमला किया। यह आत्मरक्षा थी। वह बिल्कुल पागल थी। कुछ ऐसा जो उसने कहा था वह मुझे बहुत परेशान कर रहा है। हर्षित ने उस कागज पर 10 नियम बनाए थे, जिसे मैं अब जानता हूं कि हर्षित ने ही लिखा था। वहां सिर्फ 9 थे। 10वां नियम क्या है? यह कम से कम बताता है कि हर्षित 1 साल तक कैसे जिंदा रहा। उससे पहले का बेचारा आदमी, रवि, जिसके पास मैं अब धूप का चश्मा होने का शक करता हूं, अंजलि के अनुसार सिर्फ 1 हफ्ते तक जिंदा रहा। लेकिन हर्षित के पास 9 नियम थे। 9 तरीके जिनसे मुस्कुराती हुई महिला तुम तक पहुंच सकती है और उसे कैसे बचा जा सकता है। मैं यह पता लगाने के लिए नहीं रुकने वाला हूं कि 10वां क्या है। मैं इन जंगलों से बाहर निकल रहा हूं। मैं अभी भी वापस भाग रहा हूं। मैं महसूस कर सकता हूं कि कोई मुझे देख रहा है। मुझे मेरा टावर दिखाई देता है। लगभग अंधेरा हो चुका है। मुझे नहीं पता कि मैं अपनी कार तक कैसे जाऊंगा और मैं रात में इन जंगलों में चलना नहीं चाहता। इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं बंकर में सोऊंगा। मैंने सोचा कि हर्षित अपनी रातें वहीं गुजारता था जब वह टावर पर नहीं होता था। मैंने सोचा कि यही कुंजी है कि वह इतने लंबे समय तक कैसे जिंदा रहा और इसने अतीत में मुझे भी बचाया है। मैं अपने टावर तक दौड़ूंगा और अपना मुख्य बैग पकड़ूंगा और बंकर में जाऊंगा। मैं पानी की कमी से बेहोश होने की कगार पर हूं, इसलिए मुझे कुछ पानी की भी जरूरत है, जो मेरे टावर में भी है। मैं अपनी चीजें लूंगा और जल्दी से अंदर और बाहर आऊंगा। अपने टावर में मैं पागलपन से अपनी चीजें इकट्ठा करता हूं। मैं जाने के लिए मुड़ता हूं। मुझे कुछ सुनाई देता है। यह धीमी है, आसानी से छूट जाती है,
लेकिन यह वहां है। मैं अपनी सांस रोक लेता हूं और हिलना बंद कर देता हूं, यह सुनने के लिए कि आवाज क्या है। लंबी, धीमी, शांत आवाजें। मुझे खरोंच की आवाज सुनाई देती है। नियम 7। अगर तुम्हें किसी भी समय कोई खरोंच की आवाज सुनाई दे, चाहे वह तुम्हारे गोदाम पर हो या बाहर, तो सभी रेडियो बंद कर दो और जब तक खरोंच की आवाज बंद ना हो जाए तब तक अपने कपड़ों में छिप जाओ। तुम मजाक कर रहे हो। वह जानती है। वह जानती है कि मैं जाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अपनी जगह पर जम गया हूं, उम्मीद कर रहा हूं कि यह खरोंच बंद हो जाएगी, यह जानते हुए कि अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे नियमों का पालन करना होगा। मैं अपने रेडियो की तरफ मुड़ता हूं। जंगल में ठीक नीचे मुझे एक पीला सफेद चेहरा ऊपर की तरफ देखता हुआ दिखाई देता है। उसके सिर से वही तारदार गहरे बाल लटके हुए हैं। उसके चेहरे पर वही चौड़ी भयानक मुस्कान चिपकी हुई है। उसकी सफेद त्वचा आसपास के अंधेरे से चमक रही है। मुझे उसका शरीर बिल्कुल नहीं दिखता, सिर्फ उसका चेहरा रात के अंधेरे से उभर रहा है। वह ऊपर की तरफ मेरी तरफ देख रही है। उसकी उत्साहित आंखें मेरी आंखों से मिल गई हैं। वह जानती है कि मैं भागने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे यहां एक और रात बितानी होगी और मुझे लगता है कि वह मुझे पाने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। मैं अपनी नजरें हटाता हूं और रेडियो बंद करता हूं, इससे पहले कि मैं अपने कपड़ों के नीचे कूद जाऊं। जो कुछ अंजलि ने मुझसे कहा था वह मेरे दिमाग में गूंज रहा है। वह अब बहुत भूखी है। मेरे कपड़ों के नीचे जाने के बाद खरोंच जल्दी ही बंद हो जाती है। मैं सचमुच उसकी भूख को हवा में महसूस कर सकता हूं, जो मेरे टावर के ऊपर मंडरा रही है और मुझ पर ध्यान केंद्रित कर रही है। एक बार जब मुझे यकीन हो जाता है कि खरोंच की आवाज बंद हो गई है तो मैं अपने बिस्तर से झांकता हूं। मैं नहीं चाहता कि वह मुझे धोखे से पकड़ ले। मैं तैयार रहना चाहता हूं कि वह मुझ पर जो भी फेंकेगी। मैं खड़ा हो जाता हूं और अपनी झोंपड़ी की बालकनी के चारों ओर घूमता हूं, आसपास के इलाके को स्कैन करता हूं। जहां वह पहले खड़ी थी वहां अब वह नहीं है। मैं जानता था कि वह तेज थी। पहले भी जब मैंने उसे जंगल में रोते हुए पाया था तो वह मुझसे पहले मेरे टावर पर वापस आ गई थी। वह कहीं भी हो सकती है। मैं वापस अपनी झोंपड़ी में जाने के लिए मुड़ता हूं। मैं अपनी एक खिड़की से बाहर देख रहा हूं, क्योंकि लैंप की चमक की परछाई मेरे पीछे टिमटिमाने लगती है। बकवास। नियम 4। रात में हमेशा अपना लैंप जलाकर सो। अगर वह तेजी से टिमटिमाने लगे तो सुबह तक अपनी मुख्य लाइट चालू करने के लिए तेजी से भागो। अगर तुम ऐसा करने से पहले ही तुम्हारा लैंप पूरी तरह से बुझ जाए तो सुबह तक अपने बिस्तर के नीचे छुप जाओ। मेरी आंखें एडजस्ट हो जाती हैं, क्योंकि मैं लैंप की परछाई को देखता हूं और वह वहां है, ठीक मेरे सामने, शीशे से होते हुए मेरी बालकनी पर खड़ी है। यह वही है। उसकी टूटी हुई बाहें टेढ़ी हो गई हैं, उसके बिखरे हुए बाल हैं, उसकी आंखें बड़ी हैं, उसकी मुस्कान चौड़ी है। नियम 6। अगर तुम जागते हो और तुम्हें वो मुस्कुराती हुई महिला तुम्हारी खिड़की से तुम्हें घूरती हुई दिखाई दे तो अपने कपड़ों के नीचे छुप जाओ और अपनी सांस रोको। वह तुम्हारे गोदाम के अंदर आएगी और तुम उसे अपने ठीक ऊपर सांस लेते हुए महसूस करोगे, जैसे वह तुम पर मंडरा रही हो। सांस मत लेना, यह सिर्फ कुछ सेकंड तक चलेगा। एक बार जब तुम उसे जाते हुए महसूस करो तो सुबह तक मुख्य लाइट जला दो। लैंप एक बार फिर टिमटिमाता है और फिर बंद हो जाता है, जिससे मैं अंधेरे में डूब जाता हूं। मेरे पास 2 नियम हैं जिनका मुझे पालन करना है, 2 विरोधाभासी नियम। मैं उससे नजरें नहीं हटा सकता, लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे मुख्य लाइट चालू करनी होगी। उसकी गर्दन अचानक एक तरफ झटक जाती है और वह तेजी से चलने लगती है। मेरा मतलब है कि वह तेजी से, हर कदम के साथ जोर से रुकती है, क्योंकि वह बालकनी के चारों ओर दूसरी तरफ दरवाजे की तरफ जाती है। ओह बकवास। मैं मुड़ता हूं और मैं मुख्य लाइट की तरफ भागता हूं। वह दरवाजे के लगभग आधे रास्ते में है जब मैं इसे चालू करता हूं, और अब मुझे यह तय करना होगा कि मैं बिस्तर के नीचे छिपूं या कपड़ों के नीचे। मैं कपड़ों को चुनता हूं। नियम 6 ने साफ किया था कि वह मेरी झोंपड़ी में आएगी और वह ऐसा करने ही वाली है। मैं अपने बिस्तर की तरफ दौड़ता हूं और अपने ऊपर के कपड़ों को खींचता हूं। ऐसा करते हुए मैं अपनी झोंपड़ी का दरवाजा खुलते हुए देखता हूं। मुझे जोरदार तेज कदमों की आवाज सुनाई देती है जो मेरी तरफ भाग रही हैं। लेकिन अब मुझे सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है, क्योंकि मैं मोटे कपड़ों के नीचे लेटा हूं। मैं अपनी सांस रोक लेता हूं। मैं उसे महसूस कर सकता हूं, ठीक वैसे ही जैसे नियम में कहा गया था।
वह मेरे ठीक ऊपर है। मुझे उसकी सांस महसूस होती है। यह ठंडी है। मेरी आंखें बंद हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि वह वहां है। मैं अपनी सांस रोकने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा दिल मेरी छाती से धड़क रहा है। मेरा पेट डर से ऐंठा हुआ है, लेकिन मैं सांस लेने से इनकार करता हूं। फिर भी वह इंतजार करती है, हताश होकर मेरे ऐसा करने का इंतजार करती है। अगर मैंने सांस ली तो क्या होगा? क्या वह मुझे यहां मार डालेगी? क्या वह मुझे यहां वश में कर लेगी? मेरी छाती में दर्द हो रहा है। मैं इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता। वह इसे महसूस कर सकती है। वह महसूस कर सकती है कि मैं संघर्ष कर रहा हूं। उसकी थकी हुई सांसें ज्यादा और ज्यादा उत्साहित हो रही हैं। मैं उसके बाल अपने दोनों तरफ कपड़ों के ऊपर से लटकते हुए महसूस करता हूं, गीले। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे सांस लेने की जरूरत है। बस यही है। मैं खत्म हो गया हूं। मेरा मुंह खुलता है। वह चली गई है। वह बस गायब हो गई है। मैं 3 या 4 और सेकंड के लिए रुकता हूं, जितना मैं शारीरिक रूप से कर सकता हूं, इससे पहले कि मैं खांसूं और हवा के लिए हाँफूं। लेकिन वह चली गई है। कोई और ठंडी सांस नहीं, कोई और मौजूदगी नहीं। मैं फिर से अकेला था। मैं कपड़ों को हटाता हूं और मेरी झोंपड़ी का दरवाजा चौड़ा खुला है, जो हवा में झूल रहा है। मेरी मुख्य लाइट अभी भी चालू है और मेरा लैंप भी एक बार फिर से चालू है। क्या उसने मेरे लैंप पर टिमटिमाहट का इस्तेमाल मुझे गड़बड़ करने की कोशिश करने के लिए किया? गलत नियम चुनने के लिए? अगर मैंने बिस्तर के नीचे छिपना चुना होता तो क्या वह मुझे मार डालती? कुछ घंटों से शांति है। मेरी मुख्य लाइट अभी भी चालू है और मेरा लैंप भी। मैं थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि यही उसकी योजना है, मुझे सुरक्षा की झूठी भावना में फंसाना। मैं अपनी चौकसी कम नहीं कर रहा हूं और भगवान का शुक्र है कि मैंने नहीं किया। मुझे मेरे टावर के ठीक बगल में एक कैंप फायर दिखाई देता है। झोंपड़ी से निकलने वाली रोशनी की चमक की वजह से इसे देखना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं इसे देखता हूं। वास्तव में मुझे एक से ज्यादा दिखाई देते हैं। मेरे टावर के चारों ओर कैंप फायर है। मैं बालकनी के किनारे के चारों ओर चलता हूं। मैं 6 आग गिनता हूं। हर आग के पास अंधेरे में मानव आकृतियां हैं, जिनकी पीठ मेरी तरफ है। यह क्या है? वे सभी एक आग के पास खड़े हैं, जो उसकी तरफ देख रहे हैं। आकृतियां अलग अलग आकार की हैं। एक बच्चे जैसी लगती है। मैं अंधेरे में कोई खास विशेषता नहीं देख सकता, सिर्फ उनके आकार। छठी आग के पास कोई आकृति नहीं है। वहां कोई आकृति क्यों नहीं है? जैसे ही मेरी आंखें नीचे अंधेरे के आदी होने लगती हैं, आकृतियां एक एक करके अपनी आग में गिरने लगती हैं। आग में गिरने वाला पहला आदमी एक आदमी जैसा दिखता है। यह आकृति लंबी और पतली है। वह लगभग स्वेच्छा से सिर के बल लपटों में गिर जाता है, क्योंकि वह तड़पता है। लपटें उसे निगल लेती हैं, जिससे उसकी किसी भी विशेषता को देखना असंभव हो जाता है। उसकी चीखें हवा में गूंजती हैं, क्योंकि मैं डर से देखता हूं। फिर एक और आकृति, एक महिला, अपनी आग में गिरती है। वह चीखती है क्योंकि लपटें उसे ढक लेती हैं। आग में तड़पती है, लेकिन बाहर निकलने की कोशिश नहीं करती। अगली मुस्कुराती हुई आकृति, एक बच्चे की आकृति, एक लड़का, क्योंकि वह आग में मुंह के बल गिरता है। मैं हांफता हूं। मैं चीख नहीं सकता। मेरा पूरा शरीर सदमे में है। बच्चा शांत है, लेकिन तड़प रहा है। आखिरकार जैसे ही आग जलती है, चौथी सबसे बड़ी आकृति, एक बड़े आदमी का चौड़ा, मजबूत आकार। वह अपनी आग में गिरता है, दर्द से कराहता है और चीखों को मुश्किल से रोक पाता है, क्योंकि वह जलता है। आखिरी, एक महिला का आकार। मैं उसके गिरने से पहले उसकी तरफ मुड़ता हूं। मुझे देखना है। मैं अंदर भागता हूं, अपनी टॉर्च पकड़ता हूं और वापस उस जगह पर भागता हूं जहां मैं पहले खड़ा था। जैसे ही वह अपनी आग में गिरती है, मैं उस पर टॉर्च चमकाता हूं। उसकी बिखरे हुए सुनहरे बालों और लाल रंग की चेकर शर्ट की सिर्फ एक झलक पकड़ता हूं। उसकी आस्तीन के साथ एक फटा हुआ हिस्सा होता है, इससे पहले कि लपटें उसे ढक लें। एक आग अभी भी जल रही है। छठी आग, वह आग जिसके पास कोई आकृति नहीं थी। जैसे ही नीचे वालों की चीखें रात में गूंजती हैं, मैं नीचे पेड़ों में कहीं एक महिला के रोने की धीमी आवाज सुनता हूं। अंकुर, एक आवाज पुकारती है, ठीक उसी तरह जैसे सूरज की पहली किरणें पेड़ों से झांकती हैं। अंकुर, क्या तुम वहां हो?
मैं बालकनी की तरफ दौड़ता हूं, हालांकि सावधानी से, और नीचे सैम मयंक की बेटी को देखता हूं। वह उन्हीं कपड़ों में है जैसे मैंने उसे पिछली बार देखा था। सैम, मैं चिल्लाता हूं, सैम, हमें यहां से निकलना होगा। अंकुर, वह चिल्लाती है। अंकुर, मैं सब जानती हूं। मैं अंजलि के बारे में, उसकी बहन के बारे में जानती हूं। मैं हर्षित और उसके परिवार के बारे में, रवि के बारे में जानती हूं। मैं सब कुछ जानती हूं। ओह, हमें यहां से निकलना होगा सैम। हम नहीं जा सकते अंकुर। वह रोती है। हमें उसे जलाना होगा। हमें अंजलि की बहन को जलाना होगा। हमें उसे क्यों जलाना है? मैं हार मानकर चिल्लाता हूं। अंकुर, वह 10वां नियम है। वह तुम्हारा पीछा करेगी, चाहे तुम कहीं भी जाओ। अगर तुम इस जगह को छोड़ते हो तो वह हमेशा तुम्हारे पीछे रहेगी, जब तक कि तुम उसे जला नहीं देते। यही 10वां नियम है। उसके शरीर को ढूंढो और उसे जला दो। नियम 10, उसके शरीर को जला दो या वह हमेशा तुम्हारा पीछा करेगी। हम उसका शरीर कैसे ढूंढें? मैं हार मानकर चिल्लाता हूं। अंकुर, मुझे पता है कि यह कहां है। सैम मुझे शांत करने की कोशिश में प्यार से मुस्कुराती है। मुझे रास्ते में सब कुछ समझाने दो। ये नजदीक है। मैं बाकी सभी नियमों से बच गया हूं। अब मुझे सिर्फ एक और से बचना है। मैं अपनी मशेटी पकड़ता हूं। यह समझ में आता है कि यह मुस्कुराती हुई महिला जंगलों से बाहर तुम्हारा पीछा करती है। यही कारण है कि हर्षित नहीं जा सका, और यही कारण है कि मुझे लगता है कि अंजलि चली गई। यही कारण है कि अंजलि ने कहा कि कोई बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि कोई नहीं निकल सकता जब तक कि हम उसे जला नहीं देते। और सैम, अंजलि ने कहा था कि मयंक की कोई बेटी नहीं है, लेकिन क्या वह बस मुझे गुमराह करने के लिए थी? मुझे एक संभावित सहयोगी के खिलाफ करने के लिए? वैसे भी मुझे सैम पर पूरा भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, जब तक कि मैं यह नहीं सुन लेता कि उसे क्या कहना है। इसलिए मैं अपनी मचेटे पकड़ता हूं। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे जाता हूं, सैम के पास पहुंचता हूं। वह मेरी तरफ देख रही है। उसकी आंखें मचेटे पर टिकती हैं, लेकिन वह मेरी सावधानी को समझती है। क्या तुमने मुझे यह सब पहले नहीं बताया? मैं पूछता हूं। अगर तुम सब कुछ जानती हो तो तुमने मुझे तब क्यों नहीं बताया जब हम पहली बार मिले थे? अंकुर, मुझे नहीं पता था कि किस पर भरोसा करना है, सैम समझाती है। मैं हर्षित को जानती थी और हम किसी पर भरोसा नहीं करते थे, सिर्फ एक दूसरे पर, और हर्षित अब मर चुका है। मैं अपने शब्दों से कांप रहा हूं। तुम उसे कैसे जानती थी? हां, वह नीचे देखती है। वह पिछली रात उसकी पुष्टि हुई थी। मैंने उससे दोस्ती कर ली थी जब वह यहां काम करता था। मैं उसे अतिरिक्त खाना लाती थी और सिर्फ उसे देखने के लिए भागती थी। इसलिए मैं अब इन जंगलों में हूं। मैं अम्मा को ढूंढ रही थी, लेकिन पिछली रात के बाद यह साफ है कि वह मर चुकी है। इसकी पुष्टि पिछली रात कैसे हुई? मैंने पूछा। वह दिल टूटी हुई लगती है। वह महिला, मुस्कुराती हुई महिला, ऐसा लगता है कि वह एक समय में एक शिकार पर ध्यान केंद्रित करती है। जब वह किसी का शिकार कर रही होती है तो ऐसा लगता है कि वह बाकी सभी को अनदेखा कर देती है। यही कारण है कि अंजलि लोगों को खिलाती रही ताकि उसकी बहन उस पर न मुड़े, सैम समझाती है। मेरी सांस भारी है। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। वह आगे कहती है, पिछली रात मैं हर्षित को ढूंढ रही थी, जैसा कि मैं कर रही थी। मैंने तुम्हारे टावर के चारों ओर आग देखी और मैंने उन आकृतियों को उनमें गिरते हुए देखा, जिन लोगों को उसने लिया है। उनमें से एक हर्षित जैसा था और कुछ अन्य उसके परिवार जैसे थे। मैंने छठी आग देखी, वह जो उसने तुम्हारे लिए बनाई है, और मैंने उसे तुम्हें लुभाने के लिए रोते हुए सुना। वह अपने शिकार पर एक एक करके ध्यान केंद्रित करती है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि तुम उसका लक्ष्य हो। उसने पहले ही हर्षित को पा लिया है। वह कभी भी शिकार को नहीं छोड़ती जब तक वह उसे पा नहीं लेती, और अब वह तुम हो। तुम्हें उसे जलाना होगा। लेकिन मैंने अंजलि को मार डाला, उसे नहीं। मैंने उसे धक्का दिया जब उसने मुझ पर हमला किया। तो मैंने उसे पिछली रात आग में गिरते हुए क्यों देखा? मैं कांप रहा हूं। मैंने वास्तव में जोर से यह नहीं कहा था कि मैंने उसे मार डाला था। उससे पहले, हां, मैंने सोचा था कि तुम ऐसा करोगे। मुस्कुराती हुई महिला उस पर हमला नहीं करती जब वह तुम पर ध्यान केंद्रित कर रही होती। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अंजलि की मौत के बाद मुस्कुराती हुई महिला ने उसे नहीं लिया है।
उसे नहीं खाया है। वह हमेशा भूखी रहती है। उसे सिर्फ उसी की परवाह है। तुम उसका शरीर क्यों नहीं जलाते? मैं चिल्लाता हूं। यह सब खराब है। मैं इस डरावने सपने से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा हूं। यह तुम्हें ही करना होगा, उसे ही जो उसका शिकार है। मैंने कोशिश की, लेकिन मुझे उसका शरीर हर्षित के गायब होने के बाद ही मिला। जब भी मैं उसे जलाने की कोशिश करती हूं, लपटें नहीं जलेंगी। मैं इसे समझ नहीं पाती, लेकिन मैं जानती हूं कि यह तुम्हें ही करना होगा। उसने तुम्हारे लिए पिछली रात एक आग जलाई थी, और यह तुम्हें ही करना होगा जो उसकी जलाओ। मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं?